हेलो एवरीवन, वेलकम टू अपना सपना JRF एंड वेलकम टू दिस वीडियो। मैं हूं कोमल शर्मा और आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं PYQs प्रैक्टिस फॉर CSIR नेट लाइफ साइंस दिसंबर 2023। आइए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं आज कौन से क्वेश्चन को हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो देखिएगा, आज की इस वीडियो में हम पार्ट बी के लिए क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने वाले हैं और ये थर्ड वीडियो है, यानी कि ऐसे ही 2 वीडियो में और अपलोड कर चुकी हूँ जिसके अंदर हमने पार्ट बी के क्वेश्चन को प्रैक्टिस किया है विद कॉन्सेप्ट, और ये आज थर्ड वीडियो है। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपना। सबसे पहला जो क्वेश्चन है ये आया हुआ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लीड्स टू द इंडक्शन ऑफ डिफेंसिन PDF 1.2 इन अराबिडोप्सिस। अराबिडोप्सिस के अंदर जो डिफेंसिन नाम का एक प्रोटीन बनता है जिसको PDF 1.2 बोलते हैं, तो ये किसकी वजह से बनता है, इन चारों में से आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि डिफेंसिन क्या होते हैं और कब बॉडी के अंदर यानी कि प्लांट की बॉडी के अंदर फॉर्म होते हैं। तो PDF 1.2 is a plant defensin gene that is expressed in Arabidopsis leaves when attacked by pathogen। जब भी अराबिडोप्सिस के प्लांट को कोई पैथोजन आकर के अटैक करता है तो ये जो अराबिडोप्सिस की पत्तियां होती हैं ये उस पैथोजन के रिस्पॉन्स में डिफेंसिन प्रोटीन को बनाती है। इट इज कंसिडर्ड a marker for pathogen specific induction through the ethylene and jasmonic acid pathway। यानी कि प्लांट के अंदर जब इथिलीन बनता है और जैस्मोनिक एसिड बनता है उस पाथवे के दौरान ही ये जो प्रोटीन है डिफेंसिन ये बनते हैं। डिफेंसिन आर कैपेबल ऑफ किलिंग द बैक्टीरिया और इनहिबिटिंग द बैक्टीरियल ग्रोथ। दे कैन डू दिस थ्रू अ नंबर ऑफ एंटी माइक्रोबियल मैकेनिज्म इंक्लूडिंग। ये डिफेंसिन क्या करते हैं, ये इतने कैपेबल होते हैं कि वो बैक्टीरिया को किल कर सकते हैं या फिर उनकी ग्रोथ को रोक सकते हैं। बाकी कई सारे तरीके अपनाते हैं उनको रोकने के लिए, जैसे कि डायरेक्ट मेम्ब्रेन डिसरप्शन, मतलब कोई भी अगर बैक्टीरिया आया है तो ये प्रोटीन उन बैक्टीरिया के अंदर जाके उनकी मेम्ब्रेन को डिसरप्ट कर सकते हैं जिससे कि उस बैक्टीरिया की डेथ हो जाती है। और क्या करेंगे वो, इनिबिशन ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल सिंथेसिस। जैसे मानो बैक्टीरिया है और वो दूसरा बैक्टीरिया बनाना चाहता है ताकि इन्फेक्शन ज़्यादा हो सके, तो जो नया बैक्टीरिया बनेगा उसकी सेल वॉल को ये फॉर्म नहीं होने देंगे जिस वजह से अल्टीमेटली जो बैक्टीरिया की डेथ हो जाएगी। या फिर वो क्या करेंगे, न्यूट्रलाइजिंग द सिक्रेटेड टॉक्सिन। जो भी बैक्टीरिया या फिर कोई भी अगर माइक्रोब है वो टॉक्सिन रिलीज करता है प्लांट को इन्फेक्ट करने के लिए, तो ये प्रोटीन उस टॉक्सिन के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं यानी खत्म कर देते हैं। तो ये कई सारे तरीके होते हैं जिसकी हेल्प से ये जो प्लांट डिफेंसिन होते हैं ये प्लांट को सेव करते हैं फ्रॉम द पैथोजन अटैक। और ये कब बनते हैं, ये डिफेंसिन बनते हैं इथिलीन और जैस्मोनिक एसिड के पाथवे से। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इन चारों में से जो फोर्थ ऑप्शन है इथिलीन, दिस विल बी द राइट आंसर, कि अराबिडोप्सिस की लीफ के अंदर जो PDF 1.2 बनता है वो इथिलीन के पाथवे से बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Which one of the following option best represent the sequence of events leading to the phenomena of introgression। देखिए इंट्रोग्रेशन क्या होता है, आपसे पूछा है इन चारों स्टेटमेंट में से ऑप्शन में से कौन सा सीक्वेंस है जो कि इंटेरोग्रेशन के लिए होता है। सबसे पहले जानेंगे व्हाट इज इंटेरोग्रेशन। तो इंटेरोग्रेशन इज द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन स्पीसीज और पॉपुलेशन इनटू अनदर थ्रू द रिपीटेड बैक क्रॉसिंग एंड हाइब्रिडाइजेशन। इंटेरोग्रेशन का मतलब होता है हम एक नया जीन किसी दूसरी स्पीसीज से ट्रांसफर करना चाहते हैं किसी भी एक प्लांट में। मतलब अगर 2 अलग अलग स्पीसीज हैं और किसी एक स्पीसीज के अंदर कोई अच्छा जीन है जो एक बेटर कैरेक्टर देता है, तो उसके जीन को हम इस स्पीसीज के जीन के अंदर इनकॉर्पोरेट करते हैं, वो उसको बोलते हैं इंटेरोग्रेशन। और ये कैसे होगा, सबसे पहले वहाँ करना पड़ेगा हाइब्रिडाइजेशन। इसका मतलब होता है कि मानो ये 2 स्पीसीज हैं और यहाँ इसका कोई जीनोम है और ये हम चाहते हैं कि यहाँ आ जाए, तो इसको इस तरीके से हम यहाँ इंट्रोड्यूस करवाएंगे, इसे बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। ये करने के बाद फिर हम वहाँ करते हैं बैक क्रॉसिंग। मतलब मानो अगर हाइब्रिडाइजेशन हुआ है और कोई ऐसा कैरेक्टर वहाँ डेवलप हो गया जो कि अनवांटेड है, जो नहीं हम चाहते थे लेकिन वो आ गया है, तो अब इसको हटाने के लिए क्या करते हैं, लगातार बैक क्रॉसिंग करवाते हैं। बैक क्रॉसिंग का मतलब होता है मानो ये पेरेंट नंबर 1 है और ये पेरेंट 2 है,
इन दोनों के क्रॉस से बनती है प्रोजेनी, F1 बनता है। तो बैक क्रॉसिंग का मतलब होता है कि इस F1 को अब हम अगर मेटिंग करवाएंगे या तो P2 से यानी पेरेंट नंबर 2 से या फिर 1 से करवाएं। बैक क्रॉसिंग का मतलब होता है उनको फिर से इनके साथ में क्रॉस करवाना, उसको बैक क्रॉसिंग बोलते हैं। जैसे देखो यहाँ स्पीसीज बी है और ये स्पीसीज ए है। सबसे पहले दोनों का हुआ हाइब्रिडाइजेशन, तो इसमें 50% बी हो गया है, 50% हो गया है ए। उसके बाद हम लगातार बैक क्रॉसिंग करवा रहे हैं ताकि ये जो स्पीसीज 2 वाला कैरेक्टर है इसको फिर से कम किया जा सके, क्योंकि ये अनवांटेड है, हम इसको नहीं चाहते थे, ये आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करते हैं, अब इसको बैक क्रॉसिंग कराएंगे, यानी कि इसको फिर से इसके साथ में मीटिंग कराएंगे तो फिर ये 25% रह जाएगा, फिर से करवाएंगे तो ये 12.5% रह जाएगा, फिर से करवाएंगे तो ये 6.25 रह जाएगा, फिर से करवाएंगे तो ये 3.12 हो जाएगा। यानी लगातार बैक क्रॉसिंग हो रही है। और बैक क्रॉसिंग फिर कब तक चलती रहेगी, जब तक यहाँ पर स्टेबिलिटी मेंटेन ना हो जाए। जब तक यहाँ पर स्टेबिलिटी मेंटेन ना हो जाए तब तक ये प्रोसीजर चलता रहता है। तो इंटेरोग्रेशन में क्या होता है, सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन, उसके बाद फिर बैक क्रॉसिंग और उसके बाद स्टेबलाइजेशन। सो द सेकेंड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ठीक है, देखिए फर्स्ट में लिखा है ओनली बैक क्रॉसिंग और हाइब्रिडाइजेशन, नहीं, स्टेबलाइजेशन भी देखना होता है, तो ये गलत हो जाएगा। थर्ड में लिखा है स्टेबलाइजेशन रिपीटेड हाइब्रिडाइजेशन, मतलब कि ये भी गलत है, पहले स्टेबलाइजेशन नहीं होगा, पहले हाइब्रिडाइजेशन होगा, फिर बैक क्रॉसिंग होगी और फिर स्टेबलाइजेशन होगा। तो ये स्टेटमेंट तीनों गलत हो जाएंगे। सेकंड विल बी द राइट आंसर। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अ कलर ब्लाइंड फादर हैज अ डॉटर हु इज ऑल्सो कलर ब्लाइंड एंड हैज टर्नर सिंड्रोम। द जीनोटाइप ऑफ द डॉटर इज ड्यू टू, मतलब जो ये डॉटर है उसके फादर कलर ब्लाइंडनेस थे, तो उस डॉटर को भी क्या है, कलर ब्लाइंडनेस है, साथ साथ उसमें टर्नर सिंड्रोम भी है। तो यहाँ लिखा है कि डॉटर के अंदर ये जो जीनोटाइप है वो किसके कारण है, मतलब इन चारों में से कौन सा कारण है जिसकी वजह से इस डॉटर के अंदर ये जीनोटाइप आया है। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं कि कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है। इसका मतलब है कि दो किसी पर्टिकुलर कलर में डिफरेंशिएट ना कर पाना, इसको बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस। तो ये क्या होता है, ये एक एक्स लिंक रिसेसिव कंडीशन है। एक्स लिंक्ड रिसेसिव कंडीशन का मतलब क्या है कि हमारे अंदर जो XX क्रोमोसोम होते हैं और मेल के अंदर जो XY क्रोमोसोम होता है, यानी कहने का मतलब है ये जो X क्रोमोसोम है इसमें ये जीन प्रेजेंट होता है और उसमें अगर म्यूटेशन हुआ है तो कलर ब्लाइंडनेस होती है। मतलब कि कलर ब्लाइंडनेस के लिए जो जीन है वो X क्रोमोसोम में होता है, इसलिए इसको X लिंक्ड बोलते हैं। साथ साथ क्या है, रिसेसिव है। रिसेसिव का मतलब होता है मानो ये X क्रोमोसोम है और जिसमें ये कलर ब्लाइंडनेस का जीन है तो इसको XC लिखेंगे, और ये भी क्या है, XC है। तो अगर ये कंडीशन है यानी दोनों क्रोमोसोम कलर ब्लाइंडनेस के लिए है तो ही कलर ब्लाइंडनेस होगी। रिसेसिव का मतलब ये होता है। और मेल के केस में एक ही X क्रोमोसोम है तो केवल एक ही XCY होगा। तो यानी कि ये दो कंडीशन, दिस इज इन फीमेल और दिस इन मेल, ये शो करती है कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है, ओके। आगे लिखा है टर्नर सिंड्रोम। क्या होता है, ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें जो केवल फीमेल के अंदर होती है, और हमें पता है फीमेल में 2 X क्रोमोसोम होते हैं, लेकिन अगर फीमेल में केवल एक ही X क्रोमोसोम है, एक एब्सेंट है, तो इसको बोलते हैं टर्नर सिंड्रोम। तो देखिए, टर्नर सिंड्रोम इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर दैट ओनली अफेक्ट्स द फीमेल्स। इट अकर व्हेन अ फीमेल इज बोर्न विद वन मिसिंग और पार्शियली मिसिंग X क्रोमोसोम। ये कब होता है, यदि एक फीमेल के पास या तो X क्रोमोसोम है ही नहीं और है तो बहुत कम है, मतलब कुछ पार्ट उसका डिलीटेड है, तो हो जाता है टर्नर सिंड्रोम। तो देखिए यहाँ हमसे कहा है कि फादर जो है वो उनको टर्नर सिंड्रोम हुआ है, और सॉरी कलर ब्लाइंडनेस हुआ है, तो यानी कि फादर का जीनोटाइप कुछ ऐसा रहा होगा। ठीक है, और मदर का एज सच हमें नहीं बताया है कैसा है, तो मदर का फिलहाल के लिए चलो XX रख लेते हैं। हाँ, मदर है तो XX होगा, हमें ये नहीं बताया है कि वो कलर ब्लाइंडनेस है या नहीं है। अब जब दोनों में से डॉटर बनती है तो यहाँ पर एक XC आएगा फादर से और एक X आएगा मतलब मदर से। तो यहाँ तो ये डॉटर जो है नॉर्मल होनी चाहिए थी, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो
कलर ब्लाइंडनेस है वो एक्स लिंक्ड रिसेसिव कंडीशन है, यानी अगर ये जीनोटाइप होगा तो ही डिजीज होगी, लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं जीनोटाइप नहीं है तो नॉर्मल होना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा है कि उस डॉटर को भी कलर ब्लाइंडनेस है और साथ साथ टर्नर सिंड्रोम भी है। और टर्नर सिंड्रोम कब होता है? जब एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है, यानी कि ये एक्स क्रोमोसोम यहाँ नहीं है। ये कंडीशन कुछ इस तरीके से है, तो उसके पास एक ही एक्स क्रोमोसोम है और उसी में ही कलर ब्लाइंडनेस है, तो ये कलर ब्लाइंडनेस हो जाएगी। ठीक है, तो मतलब ये है कि फादर ये है तो यहाँ से एक एक्स आया है, मदर से कोई भी एक्स नहीं आ पाया है, इसका मतलब है कि मदर के अंदर नॉन डिसजंक्शन हुआ है। अब ये क्या होता है पहले भी मैंने आपको सिखाया है, लेकिन आज एक बार और बता देती हूँ। नॉन डिसजंक्शन का मतलब होता है कि आपने देखा है जब मियोसिस होती है तो उसमें एनाफेज 1 और एनाफेज 2 होती है। जब एनाफेज 1 होता है तो उस दौरान क्रोमोसोम सेपरेट आउट होते हैं, एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। एनाफेज 1 में जो होमोलोगस क्रोमोसोम है वो सेपरेट होते हैं और एनाफेज 2 में एक ही क्रोमोसोम की जो क्रोमेटिड होती है वो सेपरेट होती है। नॉन डिसजंक्शन का मतलब है कि वो सेपरेट नहीं हो पाए हैं अच्छे से। तो कंडीशन कैसी बनती है? कंडीशन बन जाती है n+1 और n-1 की। जो नॉर्मल गैमेट बनता है, ओवम जो बनता है वो n होता है, लेकिन नॉन डिसजंक्शन के कारण वो n+1 और n-1 हो जाता है। यानी किस तरीके से? देखिए n का मतलब है 22 ऑटोसोम और यहाँ एक एक्स क्रोमोसोम, ये तो है नॉर्मल n, लेकिन एक एक्स्ट्रा हो गया है, यानी कि दोनों एक्स क्रोमोसोम इसी गैमेट में आ गए हैं और जो दूसरा गैमेट बना है उसमें केवल 22 है बस, और एक्स क्रोमोसोम वहां नहीं आया है। तो ये तो हुआ है n+1, यानी इसमें तो एक एक्स्ट्रा आ गया है, और ये हो गया है n-1 क्योंकि इसमें एक एक्स नहीं है। तो अब अगर ये ओवम फ्यूज करेगा इस मेल के स्पर्म के साथ में, तो मेल के पास क्या है? मेल के पास XC है, और मतलब स्पर्म में XC है, और फीमेल का क्या है? केवल 22 है। तो जब ये फ्यूज करेंगे तो क्या बनेगा? 24 हो जाएंगे, इसके 22 भी होंगे, तो 44 प्लस XC हो जाएगा। यानी यहाँ पर क्या है? 45 ही क्रोमोसोम है, हालांकि होते कितने हैं? 46 होते हैं, क्योंकि यहाँ एक मिसिंग है, तो ये 45 क्रोमोसोम के साथ में ही ये डॉटर है, जिससे कि ये कलर ब्लाइंडनेस है और साथ साथ टर्नर सिंड्रोम है। तो डॉटर का ये जीनोटाइप किस वजह से आया है? क्योंकि मदर के अंदर नॉन डिसजंक्शन हुआ है। ठीक है, तो हमारा इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर हो जाएगा नॉन डिसजंक्शन इवेंट्स इन द मदर। मदर के अंदर नॉन डिसजंक्शन इवेंट्स हुआ है, जिस वजह से ये डॉटर का जीनोटाइप है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। Which one of the following statement regarding the पैपकेज is incorrect? पैपकेज क्या होता है, कहाँ होता है, क्या करता है, ये सब देखेंगे, और इन चारों में से आपको बताना है कि कौन सा पैपकेज के रिगार्ड में गलत दिया हुआ है। चलिए देखते हैं। सबसे पहली बात, व्हाट इज पैपकेज? पैपकेज का फुल फॉर्म होता है फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, यानी पैपकेज। ये एक एंजाइम है जो कि C4 कैम पाथवे में यूज किया जाता है, यानी प्लांट के अंदर ये प्रेजेंट होता है, और प्लांट में जो फोटोसिंथेसिस होती है उसके अलग अलग मतलब मैकेनिज्म होते हैं, यानी C3 प्लांट होते हैं, C4 प्लांट होते हैं। तो जो C4 प्लांट होते हैं और जो कैम प्लांट होते हैं उनके अंदर ये पैपकेज मिलता है। ठीक है, इट कैटेलाइज द फर्स्ट स्टेप ऑफ कार्बन फिक्सेशन इन C4 एंड कैम प्लांट। C4 प्लांट वो प्लांट होते हैं जिनके अंदर C4 साइकिल चलती है। C4 साइकिल क्या होती है? ये, दिस इज कॉल्ड C4 साइकिल। और जो कैम प्लांट होते हैं वो ऐसे प्लांट हैं जो कि दिन में अपने स्ट्रोमेटा क्लोज रखते हैं और रात में अपने स्ट्रोमेटा ऑन रखते हैं, ओपन रखते हैं। हम नेचुरली पढ़ते हैं कि स्ट्रोमेटा दिन में ओपन होते हैं और रात को क्लोज होते हैं, लेकिन ये जो कैम प्लांट होते हैं उनके स्ट्रोमेटा दिन में बंद होते हैं और रात में खुले रहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जहां पर ये कैम प्लांट है वहां पानी की कमी है, तो पानी को सेव करने के लिए कि ट्रांसपिरेशन ना हो जाए, दिन के समय में जब सनलाइट होती है और ट्रांसपिरेशन के चांस ज़्यादा होते हैं, ये अपने स्ट्रोमेटा को क्लोज कर लेते हैं। उनको बोलते हैं कैम प्लांट। और C4 प्लांट वो होते हैं जो कि C4 साइकिल को करते हैं। तो इन दोनों टाइप के प्लांट के अंदर पैपकेज मिलता है। जो फोटोसिंथेसिस में जो स्टेप होता है कार्बन फिक्सेशन का, जो डार्क रिएक्शन होती है, उसको करने के लिए फर्स्ट स्टेप करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, एटमॉस्फेयर में जो CO2 होती है
वो यहाँ अंदर आती है मीजोफिल सेल में। तो यहाँ ये जो HCO3 बनता है ये कन्वर्ट होता है C4 एसिड में विद द हेल्प ऑफ दिस फोस्फोइनोल पायरुवेट। तो ये जो मतलब जो यहाँ एक एंजाइम होता है फोस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। तो इस पेप्केज की हेल्प से यहाँ पर ये जो पेप्केज है इसकी हेल्प से ये जो एटमॉस्फेरिक CO2 है ये कन्वर्ट होती है C4 एसिड में। तो ये कार्बन फिक्सेशन का सबसे पहला स्टेप है और किसने किया है? पेप्केज ने किया है। तो यहाँ हमने कुछ बातें सीख ली हैं। पेप्केज कहाँ होता है? प्लांट्स में होता है। कौन से प्लांट में? C4 में और कैम प्लांट में होता है। क्या करता है? कार्बन फिक्सेशन जो होती है उसका सबसे पहला स्टेप जो है उसको ये करवाता है। उसमें क्या होता है कि CO2 कन्वर्ट होती है, CO2 प्लस फोस्फोइनोल पायरुवेट मिलकर के बनाते हैं C4 एसिड। तो यहाँ पर पेप्केज अपना काम करता है। ठीक है, तो देखिए पहले थोड़ा सा और यहाँ देख लेते हैं। फर्स्ट में लिखा है ड्यूरिंग द डे C4 पेप्केज इज इनएक्टिव वेयरएज कैम पेप्केज इज एक्टिव। देखो इसका मैंने थोड़ा बहुत बता दिया है और समझा देती हूँ। हमें पता है, अभी हमने देखा है कि जो कैम प्लांट होते हैं वो डे टाइम में स्टोमेटा को क्लोज रखते हैं और नाइट में वो ओपन रखते हैं। तो जब स्टोमेटा ओपन होंगे तभी CO2 आएगा, जब CO2 आएगा तभी वो फोस्फोइनोल पायरुवेट के साथ में रिएक्ट करेगा और तभी हमें पेप्केज की रिक्वायरमेंट होगी। तो कैम प्लांट के अंदर पेप्केज की जो रिक्वायरमेंट है वो नाइट में होती है। मतलब पेप्केज जो है एक्टिव होते हैं नाइट में और पेप्केज इनएक्टिव होते हैं डे टाइम में। C4 के लिए इसका बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। C4 में डे टाइम में स्टोमेटा ओपन होते हैं, CO2 आएगा तो वहाँ पेप्केज की हमें रिक्वायरमेंट होगी। तो पेप्केज डे टाइम में एक्टिव होगा और नाइट टाइम में C4 प्लांट के अंदर स्टोमेटा क्लोज होते हैं तो CO2 नहीं आएगा। CO2 नहीं आएगा तो पेप्केज की भी हमें ज़रूरत नहीं है, इसलिए वो इनएक्टिव रहेगा। लेकिन फर्स्ट में क्या लिखा है? डे टाइम में C4 के अंदर पेप्केज इनएक्टिव रहता है, लेकिन डे टाइम में C4 के अंदर पेप्केज एक्टिव रहता है। वेयर एज कैम पेप्केज इज एक्टिव। तो डे टाइम में जो कैम है, कैम के अंदर डे टाइम में पेप्केज इनएक्टिव होता है, लेकिन यहाँ लिखा है एक्टिव। तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। हमसे गलत ही पूछा है, तो हमारा इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर है द फर्स्ट ऑप्शन। अच्छा ठीक है, सेकंड में लिखा है पेप्केज इज इनएक्टिवेटेड बाय द डीफॉस्फोराइलेशन। अभी हम यहाँ पढ़ रहे हैं पेप्केज एक्टिव है, इनएक्टिव है, एक्टिव है, इनएक्टिव है, कैसे होता है। तो देखो यहाँ पर ये जो पेप्केज है अगर उसके ऊपर फॉस्फेट का एडिशन हो जाए, क्या आपको पता है कि कौन सा एंजाइम फॉस्फेट को ऐड करता है? मैंने कई बार बताया है, काइनेज जो एंजाइम होता है वो किसी दूसरे प्रोटीन के ऊपर फॉस्फेट को ऐड करवा देता है और जो फॉस्फेटेज होते हैं वो उस फॉस्फेट को वहां से हटा सकते हैं। तो अगर पेप्केज के ऊपर फॉस्फेट लगा है तो ये एक्टिव फॉर्म होती है और अगर हम यहाँ से फॉस्फेट हटा देते हैं पेप्केज के ऊपर से तो ये हो जाता है इनएक्टिव। यानी कि डीफॉस्फोराइलेशन, रिमूवल ऑफ फॉस्फेट मेक्स द पेप्केज इनएक्टिव। तो बिल्कुल सही बात है कि पेप्केज इनएक्टिव हो जाते हैं जब डीफॉस्फोराइलेशन होता है और जो पेप्केज काइनेज होता है वो पेप्केज को फॉस्फोराइलेट करता है, क्योंकि जो काइनेज होते हैं उनका काम ही ये है फॉस्फेट को ऐड करना। तो अगर वो पेप्केज के ऊपर फॉस्फेट ऐड कर रहा है तो उसका नाम हो जाएगा पेप्केज काइनेज। तो ये फॉस्फोराइलेट कर देते हैं पेप्केज को, तो ये भी सही बात है। द सिंथेसिस ऑफ पेप्केज काइनेज इज मॉड्यूलेटेड बाय द सर्काडियम रिदम इन द कैम लीव्स। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि देखिए कैम लीव में चीजें थोड़ी सी अलग हैं। उनकी जो सर्काडियम रिदम है वो किस अकॉर्डिंग होती है कि दिन में क्लोज रखने हैं स्टोमेटा और रात को ओपन रखने हैं। तो कैम प्लांट के अंदर जो पेप्केज की सिंथेसिस होती है वो किस पर डिपेंड करती है? उनकी सर्काडियम रिदम पर डिपेंड करती है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही है, एक गलत है और यही हमारा आंसर है। जैसे आप यहाँ देख भी सकते हैं कि अगर ये C4 प्लांट है, क्या ये दिखाई दे रहा है?
हाँ हाँ ठीक है। तो ये जो C4 प्लांट होते हैं, C4 प्लांट में भी हमने देखा है पेप्केज डे टाइम में एक्टिव रहते हैं। तो ये है पेप्केज काइनेज जो कि इनएक्टिव है। जैसे ही लाइट होती है यानी डे टाइम होता है तो लाइट आती है, लाइट आने पर ये पेप्केज काइनेज एक्टिव हो जाता है, और जब ये एक्टिव होता है तो ये एटीपी को यूज करके एडीपी में कन्वर्ट कर देता है, और यहाँ से जो फॉस्फेट आई है उसको पेप्केज के ऊपर ऐड कर देता है और पेप्केज हो जाता है एक्टिव। तो C4 प्लांट में डे टाइम में पेप्केज एक्टिव होता है। और यदि यहाँ लाइट नहीं है यानी कि नाइट टाइम है तो ये लाइट नहीं होती है, पेप्केज जो है वो इनएक्टिव ही रहता है, इनएक्टिव रहता है। तो वहाँ पर फॉस्फेटेज आकर के इस फॉस्फेट को यहाँ से हटा देता है और पेप्केज फिर से कन्वर्ट हो जाता है इनएक्टिव फॉर्म में इन द डार्क। तो डार्क में पेप्केज इनएक्टिव रहता है, लाइट में पेप्केज एक्टिव रहता है। इनएक्टिव कब होता है? जब फॉस्फेट नहीं होता। एक्टिव कब होता है? जब फॉस्फेट होता है। ठीक है। अभी अगर बात करें कैम प्लांट के अंदर, तो देखो कैम प्लांट में क्या होता है, जब पेप्केज काइनेज होता है उसका जीन एमआरएनए में कन्वर्ट होता है और पेप्केज काइनेज बनता है। तो ये रात में यानी कि नाइट टाइम में एटीपी को यूज करके एडीपी में कन्वर्ट करता है, और ये जो फॉस्फेट यहाँ से निकली है इसको पेप्केज पर ऐड कर देता है। यानी कैम प्लांट के अंदर डार्क में पेप्केज पर फॉस्फेट होता है और ये एक्टिव होता है, और लाइट टाइम में पेप्केज पर फॉस्फेट नहीं होता तो ये इनएक्टिव होता है। तो ये बातें हमने सीख भी ली है और यहाँ मैंने डायग्राम से दिखा भी दिया है। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। द मोड ऑफ एक्शन ऑफ कोलेरा टॉक्सिन इन कॉजिंग डायरिया इज बाय, मतलब ये जो कोलेरा टॉक्सिन होता है ये डायरिया कैसे कॉज करता है, इसका क्या मोड ऑफ एक्शन है, तो ये हमने पढ़ा भी हुआ है डिटेल में। तो जीपीसीआर जो पाथवे हमारे सेल के अंदर चलता है, ये जाकर के कोलेरा टॉक्सिन जो है जाकर के उस जीपीसीआर पाथवे को डिस्टर्ब करता है, जिस वजह से डायरिया हो जाता है। तो देखो क्या रहता है, यहाँ पर ये है गैंग्लियोसाइड रिसेप्टर्स, जिस पर आकर के ये कोलेरा टॉक्सिन जो है ये बाइंड करता है। इसके पास दो सब यूनिट होती है ए और बी, तो यहाँ पर ये बी से बाइंड करता है, इस रिसेप्टर से ये जो बी सब यूनिट है बाइंड करती है, और फिर जो ए सब यूनिट है वो अंदर आती है, बी बाहर ही रह जाती है, क्योंकि जैसे ही ये इससे जुड़ती है तो ये रिसेप्टर जो है ओपन हो जाता है, जिस वजह से ये ए अंदर आ जाता है। ए अंदर आने के बाद यहाँ पर जो जीपीसीआर चलता है, हमें पता है कि जीपीसीआर जैसे ही एक्टिव है, मानो कोई और पाथवे यहाँ जीपीसीआर चल रहा है, तो जीपीसीआर में जो जी प्रोटीन होता है उसके पास 3 सब यूनिट होती हैं, अल्फा, बीटा और गामा। तो जैसे ही जीपीसीआर एक्टिव होता है तो जी प्रोटीन का जो जी अल्फा सब यूनिट होता है वो एक्टिव हो जाता है, क्योंकि उससे बाइंड हो जाता है जीटीपी। जैसे ही जी अल्फा एक्टिव होता है आगे जाकर के प्रोटीन काइनेज ए को एक्टिवेट करता है, मतलब ये पूरा पाथवे चलता है। तो यहाँ पर कोई जीपीसीआर पाथवे चल रहा था, लेकिन इस ए सब यूनिट ने क्या किया, तो यहाँ पर देखो ये जीएस है, ये अपने जीटीपी फॉर्म में है, मतलब ये एक्टिव फॉर्म में है, यानी ये जो है जी अल्फा ये अपने एक्टिव फॉर्म में है। तो यहाँ ए सब यूनिट आकर के इसके ऊपर एडीपी राइबोसाइलेशन करवा देती है, जिसकी वजह से ये अपनी एक्टिव फॉर्म में ही लॉक हो जाता है। मतलब बॉडी के अंदर क्या होता है, सेल के अंदर जब जरूरत है तो ये जी अल्फा एक्टिव होता है, और जब जरूरत नहीं है तो उसको इनएक्टिव कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर ये जो टॉक्सिन है ए आकर के इस जी अल्फा एक्टिव फॉर्म के ऊपर एडीपी राइबोसाइलेशन कर देता है, जिस वजह से ये एक्टिव फॉर्म में ही लॉक हो जाता है, मतलब अब ये इनएक्टिव नहीं हो पाएगा। तो ये लगातार जाकर के यहाँ पर जो इसका सेकेंडरी मैसेंजर है उसको एक्टिव करता है, जिससे एटीपी कन्वर्ट होती है सीएएमपी में, और यहाँ पर जो सीटीएफआर है ये पाथवे ओपन हो जाता है। अब अगर ये एक्टिव फॉर्म में लॉक हो गया है तो ये लगातार इसको एसी को एक्टिव करता रहेगा, एसी एक्टिव रहेगा तो सीएएमपी बनते रहेंगे, सीएएमपी बनता रहेगा तो ये जो सीटीएफआर है ये एक्टिव रहेगा तो यहाँ से क्लोरीन बार बार मतलब लगातार बाहर निकलते रहेंगे। तो इससे क्या होता है कि बॉडी के अंदर पानी की जो अमाउंट है या फिर जो मिनरल्स है वो सब बाहर निकल आते हैं और सेल के अंदर कमी हो जाती है, जिससे फिर डायरिया होता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो टॉक्सिन होता है कोलेरा टॉक्सिन ये डायरिया करता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या करता है, कॉन्टिन्यूअस एक्टिवेशन ऑफ एडेनाइल साइक्लेज, ये जो इस एसी हमने पढ़ा है दिस इज कॉल्ड
एडिनाइल साइक्लेज, तो ये हमेशा एक्टिव रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि यहाँ पर जो जी अल्फा एक्टिव फॉर्म है वो एक्टिव है, वो उसको लगातार एक्टिव कर रही है। तो कोलेरा टॉक्सिन क्या करता है, जो एसी है उसको कॉन्टिन्यूअस एक्टिवेशन देता है, जिस वजह से डायरिया हो जाता है। फर्स्ट में लिखा है कि वो जीआई प्रोटीन को इनएक्टिव करता है, गलत है। जीएस प्रोटीन को इनएक्टिव स्टेट में लॉक करता है, नहीं, वो एक्टिव स्टेट में लॉक करता है। रैपिडली हाइड्रोलिसिस कर देता है जीटीपी का जीडीपी में, ये भी नहीं होता है। तो सेकंड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। हालांकि ये बिल्कुल डायरेक्ट नहीं दिया है, बट इनडायरेक्ट वे में दिया है। कैसे? जैसे जो जी अल्फा होता है इसको आकर के ये लॉक करता है, उससे फिर एसी जो है कॉन्टिन्यूअस फॉर्म होता है, तो डायरेक्टली आपको ये दिया है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। Which one of the following factor inhibit the renin secretion? रेनिन क्या होता है, कहाँ होता है, क्या करता है? क्वेश्चन में आपसे पूछा है, 4 स्टेटमेंट है, 4 में से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि रेनिन के सिक्रेशन को इनहिबिट कर देता है? रेनिन क्या होता है? रेनिन इज अ हार्मोन एंड एंजाइम दैट हेल्प्स द रेगुलेट ब्लड प्रेशर एंड मेंटेन द हेल्दी लेवल ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम इन द बॉडी। हमारे बॉडी के अंदर सोडियम और पोटेशियम के लेवल को मेंटेन रखने के लिए, जो बीपी होता है ब्लड प्रेशर, उसको मेंटेन रखने के लिए रेनिन काम करता है। ये एक हार्मोन भी है और एंजाइम की तरह भी काम करता है। अब देखो रेनिन आता कहाँ से है, तो हमारे बॉडी के अंदर रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम चलता है। इसमें क्या है कि अगर हमारी बॉडी के अंदर जो हमारा बीपी है, ब्लड प्रेशर है, अगर वो लो हो गया है या फिर बॉडी के अंदर सोडियम पोटेशियम का लेवल लो हो गया है, तो उस दौरान हमारी किडनी के सेल रेनिन को फॉर्म करते हैं और रेनिन फिर एक पाथवे चलाता है, जिस वजह से बॉडी के अंदर जो बीपी है वो मेंटेन रहेगा और सोडियम पोटेशियम का लेवल भी राइज अप हो जाएगा। देखो कैसे करता है ये। तो यहाँ किडनी ने इंडिकेशन दिया कि ब्लड प्रेशर लो हो रहा है और जो फ्लूइड की वॉल्यूम है वो भी ड्रॉप हो रही है। तो फिर वहाँ पर जो किडनी है, मतलब किडनी को ये बात पता लगती है कि बॉडी के अंदर ब्लड प्रेशर लो हो रहा है और साथ साथ जो फ्लूइड है वो भी कम हो रहा है, तो ये क्या करता है, रेनिन को रिलीज करता है। अब ये रेनिन जाता है और लीवर जो है एक एंजियोटेंसिनोजन नाम का कंपाउंड ये रिलीज करता है लीवर। तो ये जो रेनिन है ये इस एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो लीवर ने कंपाउंड सिक्रीट किया जिसका नाम है एंजियोटेंसिनोजन, इसको कन्वर्ट किया जाता है एंजियोटेंसिन 1 में। कौन करता है? ये रेनिन इसको कन्वर्ट करता है। इसके बाद ये जो एंजियोटेंसिन 1 है उसको कन्वर्ट किया जाता है एंजियोटेंसिन 2 में। इसको कौन कन्वर्ट करता है? ये भी यहाँ पर भी एक एंजाइम आता है जिसका नाम है ACE, यानी कि एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। इसको कौन रिलीज करता है? इसको लंग्स रिलीज करते हैं। फिर जैसे ये आता है तो ये एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट कर देता है। फिर ये जो एंजियोटेंसिन 2 है ये जाता है और एक्ट करता है हमारी एड्रिनल ग्लैंड पर। ये कहाँ होती है? ये किडनी के ऊपर यहाँ होती है। तो ये जो हार्मोन है, ये जो एंजाइम है एंजियोटेंसिन 2, ये जाकर के जो ये ग्लैंड्स है उसको स्टिमुलेट करता है एल्डोस्टेरोन को रिलीज करने के लिए। फिर वहाँ पर एल्डोस्टेरोन रिलीज होता है और ये एल्डोस्टेरोन जाता है किडनी के पास और वहाँ रीएब्जॉर्प्शन करवाता है NaCl का और वाटर का। इनका रीअब्जॉर्प्शन कराता है क्योंकि बॉडी के अंदर फ्लूइड का जो वॉल्यूम है वो ड्रॉप हो रहा है, तो वहाँ पर NaCl को, वाटर को रीअब्जॉर्ब किया जाएगा, तो बॉडी के अंदर फिर से इनका जो अमाउंट है वो स्टेबल और मेंटेन हो जाएगा। साथ साथ यहाँ पर अगर जो ब्लड प्रेशर है वो भी लो हुआ है, तो अब ज़रूरत है कि जो ब्लड वेसल है उसको कॉन्स्ट्रिक्ट किया जाए ताकि बीपी हाई हो जाए। ठीक है, तो देखो यहाँ ऐसा होता है कि अगर बीपी लो है तो किया जाता है वेसो कंस्ट्रिक्शन, यानी जो ब्लड वेसल्स है उनको दबाया जाता है ताकि बीपी हाई हो जाए। और अगर बीपी ऑलरेडी हाई है तो वहां पर होता है वेसो डायलेशन, मतलब कि जो ब्लड वेसल है उनको और डाइल्यूट किया जाता है ताकि ब्लड को फ्लो करने के लिए स्पेस मिल जाए और वो थोड़ा धीरे धीरे फ्लो करे ताकि जो बीपी है वो लो हो जाए। तो यहाँ पर क्या हुआ है, ब्लड प्रेशर लो हुआ है, तो ज़रूरत है कि यहाँ पर जो ब्लड की वेसल्स है उनको और कॉन्स्ट्रिक्ट कर दिया जाए। तो ये काम कौन करता है? ये जो एंजियोटेंसिन 2 बना है
ये भी मतलब ये इस काम को भी करता है। एंजियोटेंसिन 2 ऑल्सो एक्ट द डायरेक्टली ऑन द ब्लड वेसल्स स्टिमुलेटिंग द वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन, मतलब उनको और नैरो कर देता है, जिस वजह से ब्लड प्रेशर जो है वो थोड़ा बढ़ने लगता है। तो इस तरीके से ये पूरा सिस्टम चलता है बॉडी के अंदर। यदि बॉडी का बीपी लो हो रहा है और बॉडी के अंदर फ्लूइड की कमी हो रही है तो ये पूरा पाथवे चलता है। ठीक है, ओके। क्वेश्चन में दिया है कि अगर रेनिन नहीं है, मतलब रेनिन का सिक्रेशन हम कब ब्लॉक करेंगे, मतलब हम ये नहीं चाहते कि रेनिन फॉर्म हो। रेनिन करता क्या है, रेनिन ब्लड प्रेशर को हाई करता है, लेकिन अगर पहले से ही ब्लड प्रेशर ठीक है, मतलब हाई है या फिर ठीक है, तो हमें रेनिन की जरूरत नहीं है। या फिर बॉडी में जो फ्लूइड का लेवल है वो अगर पहले से ही ठीक है तो क्या हमें रेनिन की जरूरत है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि रेनिन की जरूरत तब होगी यदि बीपी लो हो या फिर फ्लूइड का जो अमाउंट है वो कम हो। लेकिन अगर ये दोनों मेंटेन है तो रेनिन की जरूरत नहीं होगी। तो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है कि कौन सा फैक्टर है इन चारों में से जो रेनिन के सिक्रीशन को इनहिबिट करता है। तो यहाँ पर एक बार आप सेकंड वाला पढ़ो, इंक्रीज ब्लड प्रेशर इन द एफरेंट एट्रियोल्स लीडिंग टू द ग्लोमेरुलस, मतलब कि पहले से ही जो ब्लड प्रेशर है वो इंक्रीज है, हाई है। और ऐसे कैसे पता लगा है, किडनी के पास जो एफरेंट एट्रियोल्स होती हैं वहां पर इन चीजों का इंडिकेशन मिलता है, बीपी हाई है या लो है, फ्लूइड कम है या ज्यादा है। तो इन एट्रियोल्स के अंदर पहले से ही बीपी हाई है तो रेनिन की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर ये वाला फैक्टर जो है ये वो फैक्टर है जो रेनिन के सिक्रीशन को इनहिबिट करेगा। ओके, बाकी सारे फैक्टर ऐसे हैं जो रेनिन के सिक्रीशन को स्टिमुलेट करेंगे, जिनकी वजह से रेनिन फॉर्म होगा। ओके, तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। आगे देखिए, द हेमोलिसिस ऑफ द रेड ब्लड सेल्स टेक प्लेस व्हेन दे आर सस्पेंडेड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन। सबसे पहले बात करते हैं कि हीमोलाइसिस क्या होता है। हीमोलाइसिस होता है ब्रेक डाउन ऑफ द आरबीसी, यानी कि ब्रेक डाउन हो गया है। तो देखो ब्रेक डाउन कब होता है, मानो ये आरबीसी है और आरबीसी को हमने एक सॉल्यूशन के अंदर रखा है और यहाँ से पानी जो है इसके अंदर एंटर कर गया है आरबीसी के अंदर। अब पानी एंटर करने की वजह से ये स्वेल हो जाता है और ये इतना हाई स्वेल करता है, मतलब इसके अंदर पानी इतना एंटर कर जाता है कि एक टाइम पर इसकी ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये बस्ट हो जाती है, फट जाती है, इतना प्रेशर अंदर से आता है और जिस वजह से ये जो आरबीसी है ये ब्रेक डाउन हो जाता है। दिस इज कॉल्ड हीमोलाइसिस। तो अगर मुझे आरबीसी का हीमोलाइसिस करना है तो मुझे उस आरबीसी को कौन से सॉल्यूशन में रखना होगा, ये आपसे पूछा है। तो अगर आपने पढ़ा है अबाउट द आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के बारे में, तो देखो हमें क्या करना है, हमें हीमोलाइसिस करवाना है। तो यानी आरबीसी के अंदर पानी जाना चाहिए और पानी कब एंटर करता है, आपको पता होगा कि वाटर मूव फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन। तो अगर ये हमारा आरबीसी है तो आरबीसी के अंदर हायर कंसंट्रेशन होनी चाहिए सोल्यूट की और ये जो सॉल्यूशन है हमारा उसके अंदर कम होनी चाहिए। तो ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर सोल्यूट की कंसंट्रेशन कम होती है और सॉल्वेंट की ज़्यादा होती है उसको हम बोलते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे, यहाँ पर हम रखेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो जिस वजह से यहाँ पर क्या होगा, पानी ज़्यादा होगा और ये पानी अंदर एंटर कर जाएगा। तो हाइपोटोनिक किसके रिगार्ड में होता है, हाइपोटोनिक होता है कि जो आरबीसी हमने अंदर लिया है उसके अंदर कितनी कंसंट्रेशन है सोल्यूट की, तो फिर जितनी भी होगी उससे कम सोल्यूट वाला हम बाहर सॉल्यूशन लेंगे। तो इसके लिए हमें जानना पड़ेगा कि आरबीसी के अंदर कितना कंसंट्रेशन होता है। तो ये एक्सपेरिमेंट से पता लगा है और होता ये है कि आरबीसी के अंदर 0.9% NaCl होता है, यानी आरबीसी के अंदर जो सोल्यूट की कंसंट्रेशन है वो 0.9% होती है। तो अब अगर यहाँ पर 0.9% कंसंट्रेशन है तो जो बाहर हमें सॉल्यूशन लेना होगा वो 0.9% से कम होना चाहिए, तभी इसके अंदर पानी एंटर करेगा और तभी उसका हीमोलिसिस हो पाएगा। तो देखो यहाँ इन चारों स्टेटमेंट में 0.9 से कम कौन है, 0.9 से कम है केवल फोर्थ ऑप्शन,
ये भी 0.9 से बड़ा है, ये भी और ये भी। तो अगर हम अपने आरबीसी को 0.5% NaCl के अंदर रखते हैं तो यहाँ कंसंट्रेशन कम हो गई है, यहाँ ज़्यादा है, तो पानी बाहर से अंदर मूव करेगा और एक टाइम के बाद आरबीसी बर्स्ट हो जाएगा। सो द फोर्थ ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। चलिए जी बढ़ते हैं आगे। Which one of the following describe an एम्फीजोम? एम्फीजोम क्या होते हैं? हमने पढ़ा था एक टॉपिक जिसमें हमने बताया था कि एक्सोसाइटोसिस होती है और एंडोसाइटोसिस होती है। इसका मतलब है कि सेल के बाहर अगर कुछ है तो वेसिकल में पैक होकर के सेल के अंदर जाता है, दिस इज कॉल्ड एंडोसाइटोसिस, मतलब सेल के अंदर जाना। और सेल के अंदर अगर कुछ है उसे बाहर निकालना है तो एक वेसिकल बनती है और वो फिर फ्यूज होकर के चीज़ों को बाहर निकाल देती है, उसे बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस, यानी सेल के बाहर निकालना। तो जब एंडोसाइटोसिस होता है तो वहाँ पर क्या होता है कि ये मानो ऑटोफेगोसोम है, ठीक है, इसके अंदर जो भी मटेरियल है वो हमें क्या करना है, एंडोसोम से फ्यूज करवाना है, तो ये बनता है ऑटोफेगोसोम। अब ये ऑटोफेगोसोम एंडोसोम के साथ में कंबाइन करता है, इसको बोलते हैं एम्फीजोम। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एम्फीजोम। इसका मतलब क्या है कि जो भी मटेरियल इस वेसिकल के अंदर है इसको हम एक तरीके से डाइजेस्ट करवाना चाहते हैं। तो जो भी चीज़ें हैं सेल के अंदर जिनको हम डाइजेस्ट करवाना चाहते हैं तो उनको एक वेसिकल में पैक कर दिया जाता है। जैसे हमारे घर में जितना भी कूड़ा करकट होता है उनको हमें बाहर फेंकना होता है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उनको एक जगह रख देते हैं, एक पॉलीथीन में रख देते हैं या डस्टबिन में रख देते हैं कि जब भी कूड़े वाला आएगा हम उसमें डाल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर भी ऐसे ही हुआ है कि सेल के अंदर जो भी वेस्ट है जिसको चाहता है सेल की उसको इनगल्फ कर दिया जाए या फिर सेल से बाहर निकाल दिया जाए तो उसको एक वेसिकल में पैक कर देता है, उसे बोलते हैं ऑटोफेगोसोम। अब यहाँ हमारे सेल का जो कूड़ेदान है, जो चीज़ों को बाहर भगाता है या इनगल्फ कर लेता है, उसका नाम है एंडोसोम या फिर लाइसोसोम। तो अब हम इस पैकेट को, इस वेसिकल को इस एंडोसोम को दे देंगे, तो इसे बोलते हैं एम्फीसोम, जो हमारे क्वेश्चन में भी पूछा हुआ है। तो जब एक ऑटोफेगोसोम कंबाइन करता है एंडोसोम के साथ में तब बनता है एम्फीसोम। अब यहाँ पर ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स बना है अब ये जाता है लाइसोसोम से फ्यूज करने, क्योंकि अल्टीमेट गोल तो ये है कि यहाँ आ जाए तो चीज़ें इनगल्फ हो जाएंगी, तो इसको बोलते हैं ऑटोलाइसोसोम। या फिर ये डायरेक्ट भी हो सकता है कि ऑटोफेगोसोम को हम डायरेक्टली ही लाइसोसोम से कंबाइन करवा दे तो ये बनता है ऑटोलाइसोसोम। ओके, तो हमसे क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज एम्फीसोम। तो देखो, इट इज इंटरमीडिएट हाइब्रिड ऑर्गेनेलिज फॉर्म थ्रू द फ्यूजन ऑफ एंडोसोम विद द ऑटोफेगोसोम विद इन द सेल। सेल के अंदर फ्यूजन होना ऑटोफेगोसोम का विद द एंडोसोम इज कॉल्ड एम्फीसोम। तो यानी कि फर्स्ट ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। बाकी सारे स्टेटमेंट ये गलत है। इसमें सेकंड में लिखा है कि एक डबल मेम्ब्रेन वेसिकल होती है, तो ये ऐसा नहीं होता है, ये गलत है। इट इज अ कंपार्टमेंट फेंड व्हेन ऑटोफेगोसोम फ्यूज विद अ लाइसोसोम। जब ऑटोफेगोसोम फ्यूज करता है लाइसोसोम के साथ में तो उसको हम ऑटोलाइसोसोम बोलते हैं, ना कि एम्फीसोम, तो ये भी गलत हो जाएगा। इट इज अ वैक्यूल दैट अराइज when membrane of the ER sequester parts of the cytoplasm। ऐसा भी नहीं होता है। फर्स्ट ऑप्शन will be the right answer। चलिए आगे देखते हैं। Which one of the following mRNA is most likely to be exported out of the nucleus? यूकैरियोट के अंदर क्या होता है, यूकैरियोट में ये जैसे सेल है, यहाँ होता है न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है, डीएनए से बनता है आरएनए और फिर ये आरएनए आता है बाहर। बाहर क्यों आता है, क्योंकि बाहर ही यानी साइटोप्लाज्म के अंदर होता है प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन बनती है आरएनए से, तो इस आरएनए को आना पड़ता है बाहर। हालांकि ये बनता कहाँ है, न्यूक्लियस में बनता है, लेकिन फिर बाहर आता है। तो जब इसको बाहर भेजा जाता है यानी साइटोप्लाज्म में भेजा जाता है तो उसको अच्छे से तैयार किया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि साइटोप्लाज्म में कई सारे ऐसे एंजाइम हैं जो इस आरएनए को हार्म कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। तो न्यूक्लियस इसको पूरा तैयार करके तब उसको बाहर भेजता है। तो क्वेश्चन में आपसे यही पूछा है कि कौन सा एमआरएनए है, इन चारों में से कौन सा एमआरएनए है जिसको न्यूक्लियस से एक्सपोर्ट किया जाएगा, बाहर भेजा जाएगा। तो यहाँ देखो इस डायग्राम की हेल्प से
सबसे पहले हमारा जो आरएनए बनता है डीएनए से, उसमें दो पार्ट होते हैं, इंट्रॉन्स और एक्सॉन्स। यहाँ ये जो इंट्रॉन्स होते हैं ये प्रोटीन की सिंथेसिस में हेल्प नहीं करते, एक्सॉन प्रोटीन की सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। तो इस आरएनए से सबसे पहले इस इंट्रॉन को हटाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं स्प्लाइसिंग। तो यहाँ होती है स्प्लाइसिंग, जिसमें ये जो भी इंट्रॉन वाला पार्ट है, दिस वन और दिस वन, इसको अलग कर दिया जाता है और जो एक्सॉन्स होते हैं उनको आपस में जोड़ दिया जाता है। तो सबसे पहले होती है स्प्लाइसिंग। इसके बाद यहाँ पर जो 5 प्राइम होता है उस पर कैप लगाई जाती है ग्वानिन की, और जो टेल होता है उस पर पॉली ए टेल होती है, मतलब बहुत सारे जो न्यूक्लियोटाइड है ए वाले उनको ऐड किया जाता है। अब ये जो आरएनए है पूरा कंप्लीट तैयार हो गया है, अब उसको एक्सपोर्ट किया जाएगा। तो 3 चीज होती हैं, 5 प्राइम कैपिंग, 3 प्राइम पॉली ए टेल और साथ में यहाँ एक्सॉन्स होते हैं, उसको बोलते हैं कंप्लीटली फॉर्म्ड एमआरएनए जो एक्सपोर्टिंग के लिए तैयार है। फर्स्ट में लिखा है स्प्लाइस्ड आरएनए है, जिसमें पॉली ए बाइंडिंग है और कैप बाइंडिंग कॉम्प्लेक्स है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि वो एमआरएनए एक्सपोर्ट किया जाएगा जिसकी स्प्लाइसिंग हो गई है, उसके पास पॉली ए टेल भी है और 5 प्राइम पर कैप भी है। तो फर्स्ट ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। सेकंड में लिखा है मिस स्प्लाइस्ड है, मतलब ऐसा आरएनए है जिसको अच्छे से कट नहीं किया गया है। तो जब उसका स्प्लाइसिंग अच्छे से नहीं हुआ है तो वो एक्सपोर्ट नहीं किया जाएगा। स्प्लाइस्ड आरएनए है विद एसोसिएटेड स्प्लाइसियोसोमल कॉम्प्लेक्स। अच्छा, ये क्या होते हैं? ये वो कॉम्प्लेक्स है जो कि आरएनए से ये जो इंट्रॉन है उनको हटाने में हेल्प करते हैं। तो देखो अब ये हट गए हैं तो स्प्लाइसियोसोम भी वहां नहीं होना चाहिए क्योंकि इनका काम खत्म हो गया है। तो ऐसे आरएनए को हम बाहर नहीं भेजेंगे जिस पर अभी भी स्प्लाइसियोसोमल कॉम्प्लेक्स लगा हुआ है, तो ये भी गलत हो जाएगा। अनकैप्ड और अनस्प्लाइस्ड आरएनए, उस पर अभी कैप भी नहीं लगी है और वो अभी स्प्लाइस्ड भी नहीं हुआ है, उस आरएनए को भी हम एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। सही आंसर हो जाएगा द फर्स्ट ऑप्शन। आगे देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर अ प्राइमरी सक्सेशनल स्पीसीज। देखो ये हमने कल भी देखा था। प्राइमरी सक्सेशनल स्पीसीज क्या होती हैं? मानो कोई एक बंजर सी धरती है जिसमें कोई भी अभी डेवलपमेंट नहीं हुआ है, तो वहाँ जो सबसे पहले आता है और आकर के सरवाइव करता है, सबसे पहले आता है आकर के यहाँ सरवाइव करता है, उसको बोलते हैं प्राइमरी सक्सेशनल स्पीसीज। तो उनके बारे में यहाँ कौन सी बात सही है? तो देखो जब ये यहाँ पहले आया है, कोई और साधन नहीं है इतने, तो इसके पास कुछ पर्टिकुलर कैरेक्टर होने चाहिए तभी ये यहाँ पर सरवाइव कर पाएगा, अदरवाइज नहीं करेगा। सबसे पहली बात तो उसका साइज थोड़ा छोटा होना चाहिए, क्योंकि बड़ा साइज अगर होगा तो उसे मेंटेन करने के लिए उतना ही टाइम और एनर्जी देना पड़ता है, लेकिन यहाँ एनर्जी की वैसे ही कमी है, कुछ अरेंजमेंट नहीं है, तो हो सकता है वो सर्वाइव ना कर पाए। तो सबसे पहली बात उसका साइज छोटा होना चाहिए, उसका जो मैच्योरिटी है रिप्रोडक्शन करने के लिए वो जल्दी आना चाहिए। ऐसा ना हो कि एक ऑर्गेनिज्म को तैयार करने के लिए 9 से 10 महीने लग रहे हैं, तब तक तो उसकी डेथ ही हो जाएगी। तो मतलब उसका जो रिप्रोडक्शन वाला फेज है वो जल्दी आना चाहिए। साथ साथ वो एक ही बार के रिप्रोडक्शन में बहुत सारे नंबर फॉर्म कर सकता हो, ताकि ये चांस ना रहे कि अगर कोई डिजास्टर आता है तो सब मर जाएंगे, क्योंकि पॉपुलेशन का साइज अगर ज़्यादा होगा तो हो सकता है 1-2 बच जाएं और वो आगे जाकर के पॉपुलेशन को बढ़ा दे। तो ये कई सारे फैक्टर होते हैं। तो यहाँ पर देखिए, प्राइमरी सक्सेशनल स्पीसीज जो होती हैं आर द फर्स्ट स्पीसीज टू कॉलोनाइज एन एरिया दैट इज डिवॉइड ऑफ लाइफ सच एज अ न्यूली फॉर्म लावा फील्ड और अ न्यूली एक्सपोज रॉक फेस। मतलब कि प्राइमरी सक्सेशनल स्पीसीज वो होती हैं जो किसी एरिया में सबसे पहले आती है, और वो ऐसा एरिया है जहां पर कोई लाइफ नहीं है, या फिर लावा अगर जब होता है तो तब वो एरिया बनता है, वो भी बिल्कुल बंजर हो जाता है, तो कोई ऐसा एरिया है। तो दीज स्पीसीज आर टिपिकली स्मॉल होनी चाहिए, हार्ड होनी चाहिए, क्विक ग्रोइंग होनी चाहिए, और दे आर एबल टू सर्वाइव इन हार्श कंडीशन। They are also able to reproduce quickly, which helps to ensure that their population will not be wiped out by natural disaster or other disturbance। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी चीजें उसके अंदर होनी चाहिए तो ही वो सर्वाइव कर सकता है। तो यहाँ हम एक कर्व पढ़ते हैं, सर्वाइवरशिप कर्व। इस कर्व में 3 टाइप के कर्व हम पढ़ते हैं, कर्व 1, 2 और 3। तो ये जो 3 वाला कर्व होता है वो इन्हीं ऑर्गेनिज्म के लिए है
जो इस तरीके से होते हैं, स्मॉल होते हैं, हार्ड होते हैं, क्विक ग्रोइंग होते हैं, रिप्रोडक्शन जल्दी आता है, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करते हैं, उनके लिए होता है टाइप थर्ड कर्व। जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उनके लिए होता है टाइप 1, और जो मॉडरेट होते हैं उनके लिए होता है 2। जैसे देखो 1 में क्या है, उनका जो डेथ का रेट है वो लो होता है, और मैनी जो इंडिविजुअल है वो अपनी ओल्ड एज तक ग्रो करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं टाइप 1 कर्व के अंदर आएंगे। टाइप थर्ड में क्या होता है, उनका जो डेथ रेट है वो काफ़ी हाई होता है, क्योंकि वो ऐसे एरिया में रह रहे हैं जो बिल्कुल अनसर्टेन है, कभी भी उनकी डेथ हो सकती है। मैनी इंडिविजुअल डाई यंग एंड फ्यू लिव्स टू द ओल्ड एज, मतलब मोस्टली जो है यंग एज में मर जाते हैं, बहुत कम ऐसे हैं जो ओल्ड एज तक जा पाते हैं, उनके लिए होता है टाइप थर्ड। और टाइप सेकंड में कौन आता है, जिनका जो डेथ रेट है वो मॉडरेट होता है, और जो इंडिविजुअल है वो कभी भी डाई कर सकते हैं, मतलब जरूरी नहीं है कि यंग एज में करेंगे या ओल्ड में करेंगे, वो उतने अनसर्टेन होते हैं, ठीक है। तो यहाँ टाइप थर्ड कर्व होता है, तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा सही आंसर हो जाएगा द थर्ड ऑप्शन। ऐसी स्पीसीज जो सबसे पहले उस एरिया में आती है वो टाइप थर्ड कर्व को शो करती है। सो थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं। गिवन दैट द एशियन कोयल is a brood parasite, which one of the following statement is true for this species? सबसे पहली बात, ब्रूड पैरासिटिज्म क्या होता है, ब्रूड पैरासाइट क्या होता है, धोखा दिया जाता है। होता क्या है कि जो कोआ होता है उसने अपना घोंसला बनाया है ताकि उनके जो बच्चे हैं उनको वहां रख के खिला पिला सके, उनका मतलब नरिशमेंट दे सके उनको अच्छे से। और जो कोयल होती है, ये कोयल ऐसी है जो कि अपना घोंसला नहीं बनाती, लेकिन जब उसको बच्चे होते हैं, बच्चे देने होते हैं, तो वो फिर सोचती है कि अब मैं क्या करूं, मेरे पास तो कोई घोंसला भी नहीं है, मैं कहाँ इनको रखूंगी। तो फिर वो जो कोआ होता है, कोई होती है, उनको धोखा देते हैं। वो क्या करते हैं, जा कर के जो कोई का जो नेस्ट है, जो घोंसला है, उसमें उसके जो अंडे रखे हैं उनको तो वो फेंक देते हैं, अंडे से बाहर फेंक देते हैं, और अपना अंडा वहां दे देती है कोयल। ठीक है, कोयल क्या करती है, अपना अंडा इनको यहाँ रख देती है और इसके जो है कोए के उनको बाहर फेंक देती है। वो ऐसा कब करती है, जब यहाँ कोआ या कोई प्रेजेंट नहीं होते हैं, तो वे आकर के इसके फेंक देते हैं और अपने रख देते हैं। तो फिर जब कोई आती है तो वो समझती है कि मेरे ही अंडे हैं, तो जैसे बस वो अपना समझ कर ही उनको पालती है। हालांकि कोई को नहीं पता कि ये तुम्हारे अंडे नहीं है, लेकिन फिर भी उसे लगता है कि ये मेरे हैं, तो वो पूरा एफर्ट्स करती है उनको पालने के लिए। तो उसको बोलते हैं ब्रूड पैरासाइट, मतलब धोखा देके अपना काम करवाना। ठीक है, तो ये जो कोयल होती है उसे कौन सिखाता है ऐसे, इसको कोई सिखाता नहीं है। वो सारी कोयल जितनी भी है, अब देखो ये कोयल है, इसके जो अंडे आए हैं उनसे जो बच्चा निकलेगा वो भी आगे जाकर के ऐसा ही करेगा। ठीक है, वो भी क्या करेगा, जाकर के ऐसा ही करेगा। तो ये जितने भी कोयल हैं उन सबको पहले से ही पता है, और जो चीज़ हमें बाय बर्थ मिलती है उसको हम इनेट बोलते हैं। तो जो कोयल होती है उनको ऐसा करना है, उनको ब्रूड पैरासाइट करना है, ये उनका इनेट होता है, उनके खून में ही होता है, मतलब ये बाय बर्थ उन्हें मिलता है। उन्हें कोई सिखाता नहीं है कि तुम्हें ऐसे करना है, वो ऐसा ही करते हैं पहले से ही। तो ये जो कॉल होती है ऑफ द स्पीसीज इज इनेट एंड नॉट लर्न, इसको सिखाया नहीं जाता है, वो बाय बर्थ उन्हें मिलती है। सो फोर्थ ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। देखिए लिखा भी है, ब्रूड पैरासाइट सच एज दैट एशियन कोयल डू नॉट रेज देयर ओन यंग्स, इंस्टेड दे ले देयर एग इन द नेस्ट ऑफ द अदर बर्ड्स who then raise the young as their own. This means that the young Asian coil bird do not learn their call from their parents. Instead, their calls are innate or programmed into their genes. देखो ऐसा इसलिए है क्योंकि इस घोंसले में उस कोयल ने अपने अंडे दिए हैं। अब कोयल यहाँ अंडे देकर के चली गई है, उसको कौन पाल रहा है, उसको पाल रहा है कोआ या फिर कोई। ठीक है, तो क्या इस कोयल को, यहाँ से जो कोयल निकलने वाली है, क्या इस कोयल को किसी ने सिखाया है कि तुम्हें जाकर के ऐसा ही करना है? क्योंकि इसके पेरेंट्स तो यहाँ है नहीं, इसकी जो मम्मी है, इसके जो पापा है, वो तो यहाँ है नहीं सिखाने के लिए, वो तो छोड़कर चले गए हैं। उसको किसने पाला है, कोए ने।
तो उसने इसको किसी ने सिखाया नहीं है कि तुम्हें ऐसा करना है, लेकिन जब ये कोयल अपना बच्चा देगी, जो यहाँ से निकली, जब वो अपना बच्चा देगी तो वो भी ऐसा ही करेगी। मतलब ये इसको इन्नेट है, किसी ने सिखाया नहीं है, क्योंकि जो सिखाएगा उसकी मम्मी पापा वो तो उसको पहले ही छोड़कर चले गए हैं, लेकिन फिर भी वो यही रिपीट कर रही है, मतलब ये इसके खून में ही है। ठीक है, तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट डिराइव्ड मॉलिक्यूल इज वाइडली यूज एन एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक क्या होते हैं? पेन रिलीविंग। ठीक है, मतलब अगर दर्द है कहीं पर तो उसको हटाने के लिए जो हम ड्रग्स यूज करते हैं उनको एनाल्जेसिक बोलते हैं। तो प्लांट से कौन सा मॉलिक्यूल डिराइव किया जाता है जो कि एनाल्जेसिक की तरह यूज किया जाएगा? तो देखो यहाँ पर जो सैलिसाइलिक एसिड होता है इज अ प्लांट डिराइव्ड मॉलिक्यूल दैट इज वाइडली यूज्ड एज एन एनाल्जेसिक। इट इज एक्टिव इंग्रेडिएंट इन एस्पिरिन। जो एस्पिरिन होती है हम जो लेते हैं पेन में, उसके अंदर ये सैलिसाइलिक एसिड ही होता है, विच इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड पेन रिलीवर्स इन द वर्ल्ड। Salicylic acid works by blocking the production of prostaglandins, which are chemicals that involved in the inflammation and pain. हमारी बॉडी में ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन होता है ये पेन करता है और इन्फ्लामेशन करता है, जिसको ब्लॉक कर देता है सैलिसाइलिक एसिड, जिससे पेन रिलीफ हो जाता है। तो वहां पर हमारा सही आंसर होगा द सेकंड ऑप्शन। चलिए आगे देखते हैं। During glycolysis in plants, alanine and related amino acids are directly formed from which one of the following precursor? एलेनिन जो अमाइनो एसिड होता है और उसके ही जो रिलेटेड अमाइनो एसिड है वो इन चारों में से कहाँ से फॉर्म होते हैं? तो देखिए आपको इसके लिए पूरा जो डायग्राम है वो अच्छे से याद करना होगा। हो सकता है आगे किसी और का पूछ लिया जाए। तो देखिए जो एलेनिन होता है, एलेनिन, वेलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, ये चारों जो अमाइनो एसिड हैं ये पायरुवेट से फॉर्म होते हैं। आपको ये याद रखना है। कौन कौन सा है? एलेनिन है, वेलिन है, ल्यूसिन है और आइसोल्यूसिन है। ये चारों कहाँ से फॉर्म होते हैं? पायरुवेट से फॉर्म होते हैं। और जब यहाँ पर ग्लाइकोलिसिस है, इसके बाद चलता है टीसीए साइकिल। तो टीसीए साइकिल में जो अल्फा कीटोग्लूटारेट बनता है ये आगे जाकर के बनाता है ग्लूटामेट, और ग्लूटामेट से बनता है ग्लूटामाइन। तो ये दो अमाइनो एसिड बनते हैं अल्फा कीटोग्लूटारेट से। यहाँ पर जो होता है ऑक्सैलो एसीटेट, उससे बनता है आगे जाकर के एस्पार्टेट, और एस्पार्टेट बनाता है एस्पैराजिन। तो दो यहाँ से बनते हैं। इसके बाद ये जो ग्लाइकोलिसिस में 3-फॉस्फोग्लिसरेट बनता है, ये कन्वर्ट होता है इरिथ्रोज 4-फॉस्फेट में, और इरिथ्रोज 4-फॉस्फेट आगे जाकर बनाता है एरोमेटिक अमाइनो एसिड, यानी ट्रिप्टोफैन, फिनाइलएलेनिन और टायरोसिन। ठीक है, और कौन सा बचा है? यहीं पर जो 3-फॉस्फोग्लिसरेट होता है, जब ये कन्वर्ट होता है इरिथ्रोज फॉस्फेट में तो बनते हैं वाइफ, और ये डायरेक्टली बनाता है सेरिन को। फिर सेरिन आगे जाकर के बनाता है ग्लाइसिन एंड सिस्टीन, और यहाँ पर जो राइबोज 5-फॉस्फेट होता है ये बनता है ग्लूकोज 6-फॉस्फेट से, और आगे जाकर ये बनाता है हिस्टिडिन। तो देखो आपको ये पूरा जो डायग्राम है याद करना पड़ेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि जो एलेनिन है वो कहाँ से बनता है, तो वो पायरुवेट से बनता है। तो यहाँ पर हमारा थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। रिसेसिव लीथल एलील्स आर नेवर कंप्लीटली एलिमिनेट फ्रॉम द पॉपुलेशन बिकॉज। एक पॉपुलेशन के अंदर जो रिसेसिव एलील है वो कभी भी डिलीट नहीं होते हैं, एलिमिनेट नहीं होते हैं। उसका कारण क्या है? तो उसका कारण क्या है? देखो यहाँ पर मानो कोई भी एक पॉपुलेशन है और उस पॉपुलेशन के अंदर कोई जीन है। ठीक है, मानो कैपिटल ए है और ये डोमिनेंट फॉर्म है और ये है रिसेसिव फॉर्म। तो इसके 3 पॉसिबल वे हो सकते हैं। ये डोमिनेंट फेज है और डोमिनेंट एलील है, और ये है रिसेसिव एलील। तो ये जो रिसेसिव एलील होता है ये हार्मफुल है, मतलब इसकी वजह से जिसके पास भी ये एलील होगा उसकी डेथ हो सकती है। तो यहाँ 3 पॉसिबिलिटी है, एक कैपिटल ए, एक कैपिटल ए स्मॉल ए और एक स्मॉल ए। ये दोनों क्या है? नॉन लीथल है,
यानी अगर किसी के पास ये है और ये है तो उनकी डेथ नहीं होगी, लेकिन अगर ये कंडीशन है तो वो लीथल है, मतलब उसकी डेथ हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर मानो एक ऑर्गेनिज्म है और उसके पास ये कैपिटल ए आ गया है, उसकी हो गई है डेथ। तो अब अगर उसकी डेथ हो गई है तो इस पॉपुलेशन में से जो ए और ए है वो खत्म हो गया है, लेकिन अगले ही टाइम हम क्या देखते हैं कि फिर से कोई ए और ए से आ गया है। ठीक है, उसकी डेथ हो गई है तो मतलब ये जो एलील है उसी के साथ में चले गए हैं, लेकिन फिर हम क्या देखते हैं कि फिर से किसी के पास कैपिटल स्मॉल ए आ गया है, इसकी डेथ हो गई है, मतलब डेथ हुई है, साथ में ये अपने एलील को लेके चला गया है, लेकिन फिर क्या देखते हैं कि फिर किसी के पास स्मॉल ए है। यानी कि एक पॉपुलेशन से ये जो एलील है, जिसके पास भी एलील है वो मर जाता है, लेकिन फिर भी ये एलील बाकी है। क्यों बाकी है? क्योंकि यहाँ पर ये कंडीशन भी तो अभी प्रेजेंट है। मानो ये है किसी के पास कैपिटल ए और स्मॉल ए है, तो ये तो लीथल नहीं है, यानी ये तो सर्वाइव करेगा। और कोई यहाँ पर एक और कैपिटल ए स्मॉल ए है, तो जब ये मेटिंग करेंगे तो यहाँ पर 4 चांस होते हैं, ए कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए। तो जिसके पास भी ये होगा उसकी फिर से डेथ हो जाएगी। अब यहाँ 2 आ गए हैं ऐसे, अगर ये दोनों मेटिंग कर लेंगे तो फिर हमें स्मॉल ए मिलेगा। यानी कि इस हेट्रोजाइगोट की वजह से ये होमोजाइगोट, ये भी होमोजाइगोट, लेकिन इस हेट्रोजाइगोट की वजह से ये जो लीथल एलील है ये पॉपुलेशन में बना हुआ है, कंप्लीटली एलिमिनेट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यानी कि अगर हमें इस एलील को कंप्लीटली एलिमिनेट करना है तो वहां से ये तो खुद से एलिमिनेट हो ही जाएंगे क्योंकि इनकी डेथ हो रही है, तो हमें ये वाला जो ऑर्गेनिज्म है उसको एलिमिनेट करना पड़ेगा, तब जा करके पॉपुलेशन में हम कैपिटल ए वाला जो एलील है उसको एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि जो रिसेसिव लीथल एलील है वो कभी भी पॉपुलेशन से कंप्लीटली एलिमिनेट नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि दे आर मेंटेन्ड इन द पॉपुलेशन एज हेट्रोजाइगोट्स। हेट्रोजाइगोट की वजह से वो पॉपुलेशन में अभी भी मेंटेन है, क्योंकि हेट्रोजाइगोट के पास एक लीथल एलील होता है, क्योंकि ये अकेला है यहाँ तो ये इसको नहीं मार पाता है। ठीक है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा द 4th ऑप्शन। आगे देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रूट इनिशियल्स गिव राइज टू द रूट वस्कुलर सिस्टम इंक्लूडिंग द पेरिसाइकिल। मतलब एक रूट के अंदर हमें वस्कुलर सिस्टम बनाना है तो कौन सा इनिशियल इनमें हेल्प करेगा? तो अगर आपको याद हो तो यूनिट 9 के अंदर मैंने बताया था कि जो वस्कुलर बंडल होते हैं जो प्लांट के अंदर वाटर को और फूड को कंडक्ट करते हैं उनको हम स्टील भी बोलते हैं, तो अगर वस्कुलर सिस्टम बनाना है ऑब्वियसली कौन से इनिशियल की जरूरत होगी? जो स्टील इनिशियल्स है। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बस आपको ये पता होना चाहिए था कि वस्कुलर सिस्टम जो होता है उसको स्टीलर सिस्टम भी बोलते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या दिया है, एक दिया है कॉर्टिकल एंडोडर्मल, एक दिया है एपिडर्मल, एक दिया है कोलुमिला। देख लेते हैं इनका फंक्शन क्या है। जो कॉर्टिकल एंडोडर्मल स्टेम सेल होते हैं, ये जो इनिशियल वर्ड लिखा है इनिशियल, इसका मतलब होता है स्टेम सेल। स्टेम सेल क्या होते हैं? जो लगातार डिवाइड कर रहे होते हैं। ठीक है, तो वहाँ रूट के अंदर अगर कॉर्टिकल और एंडोडर्मल स्टेम सेल है तो वो क्या बनाएंगे? ऑब्वियसली वो कॉर्टिकल और एंडोडर्मल लेयर बनाएंगे। ये कैसे होती है? देखो, किसी भी रूट का, जैसे मानो ये रूट है और उसका अगर हम टीएस लेते हैं तो इसको ऐसे कट करते हैं तो हमें कुछ ये ऐसे दिखाई देता है। इसमें सबसे बाहर जो लेयर होती है उसको बोलते हैं एपिडर्मल या फिर एपिडर्मिस बोलते हैं। इसके बाद यहाँ मल्टीपल लेयर होती हैं, मतलब एक नहीं बहुत सारे सेल्स की लेयर बनी होती है, उसको बोलते हैं कोर्टिकल या फिर उसको कोर्टेक्स भी बोलते हैं, कोर्टेक्स बोलते हैं। इसके बाद फिर यहाँ होता है एंडोडर्मिस, इसको बोलते हैं एंडोडर्मिस। इसके अंदर फिर एंडोडर्मिस के अंदर होते हैं जाइलम फ्लोएम, यानी बंडल्स प्रेजेंट होते हैं जिनमें जाइलम होता है और फ्लोएम होता है, और यहाँ बीच में पिथ होती है, यहाँ ये पिथ होती है। ठीक है, तो ये जो सेल है कॉर्टेक्स के और ये जो एंडोडर्मिस है ये किससे बनती है? ये कॉर्टिकल एंडोडर्मल स्टेम सेल से बनती है। ये जो कोलुमुला स्टेम सेल्स है गिव राइज टू द डिफरेंशिएटेड कोलुमुला सेल्स, द सेंट्रल पोर्शन ऑफ द रूट कैप। इसमें जो रूट कैप होती है
रूट कैप के अंदर भी जो सेल होते हैं वो कहाँ से बनते हैं, कोलुमेला स्टेम सेल से बनते हैं। जो लेटरल रूट कैप एपिडर्मल स्टेम सेल्स होते हैं गिव राइज टू द एपिडर्मिस एंड लेटरल रूट कैप। ये जो एपिडर्मिस है रूट की, ये वाली, इसको बनाते हैं और रूट कैप को बनाते हैं लेटरल रूट कैप और एपिडर्मल स्टेम सेल। और जो स्टील स्टेम सेल होते हैं वो क्या बनाते हैं, उनको हम वस्कुलर इनिशियल्स भी बोलते हैं। ये जो वस्कुलर सिस्टम होता है और साथ में यहाँ एक पेरिसाइकिल भी होती है, एंडोडर्म के अंदर एक और लेयर होती है उसको पेरिसाइकिल बोलते हैं, उसकी फॉर्मेशन में और ये जो वस्कुलर बंडल है उसकी फॉर्मेशन में ये सेल हेल्प करते हैं। तो हमारा इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर हो जाएगा द फोर्थ ऑप्शन। ओके, एप्रिसोरियम इज एक्सपेक्टेड टू बी फॉर्म्ड ड्यूरिंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिसीज। इन चारों डिसीज में से किसके अंदर एप्रिसोरियम फॉर्म होगा या फिर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि फॉर्म होगा। तो देखिए जो एप्रिसोरियम है वो कौन बनाता है, जितने भी फंगस होती हैं, जितने भी नहीं लगभग जो फंगस होती हैं वो एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको एप्रिसोरियम बोलते हैं। उसकी हेल्प से वो उस प्लांट पर इन्फेक्शन कोज करती है यानी अटैक करती है। तो देखो यहाँ पर ये फंगस का स्पोर है, जैसे ही उसको फेवरेबल कंडीशन मिलती है तो ये स्पोर एक ट्यूब बनाता है जिसको जर्म ट्यूब बोलते हैं। फिर इस ट्यूब का एक पार्ट, एंड पार्ट जो है स्वेल हो जाता है जिसको बोलते हैं एप्रिसोरियम। अब स्पोर के अंदर जो भी मटेरियल है जो इन्फेक्शन करता है वो इस जर्म ट्यूब से होता हुआ यहाँ इकट्ठा हो जाता है एप्रिसोरियम में। फिर ये एप्रिसोरियम धीरे धीरे एक छोटी सी ट्यूब निकालता है जिसको बोलते हैं पेनिट्रेशन पैग, और वो जो है सेल वॉल को ब्रेक करके, प्लांट की सेल वॉल को ब्रेक करके प्लांट के सेल के अंदर चला जाता है जिसको बोलते हैं पेनिट्रेशन पैग। और फिर यहाँ ये स्ट्रक्चर बनती है जिसकी वजह से ये जो स्पोर है ये पूरे सेल पर अटैक करता है। ठीक है, इसको बोलते हैं प्राइमरी हाइफा। मतलब इस फंगस ने जो किया है, सबसे पहले जो हाइफा बना है उसको प्राइमरी हाइफा बोलते हैं और यहाँ ऐसे इन्फेक्शन होता है। तो जो फंगस की डिजीज होती है उसमें एप्रिसोरियम बनने के चांस होते हैं। An एप्रिसोरियम is a specialized structure formed by the certain plant pathogenic fungi during the infection process. It is a typical formed by fungi causing the disease, जैसे कि powdery mildew है। The एप्रिसोरियम is responsible for the anchoring the fungus to the host plant surface and facilitate the penetration of the fungal hyphae into the plant tissue. ये किस चीज़ में हेल्प करता है, एक तो ये होस्ट प्लांट के अंदर उसको मतलब बाहर ऐसे रखता है और फिर चीज़ों को अंदर इंजेक्ट करने में हेल्प करता है। तो देखो यहाँ पर बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट इन राइस नाम लिखा है बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया से कोज होती है और बैक्टीरिया में एप्रिसोरियम नहीं बनता है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। अगेन लिखा है बैक्टीरियल विल्ट इन टोमेटो, ये भी बैक्टीरिया से कोज होती है और बैक्टीरिया में एप्रिसोरियम नहीं बनता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। पाउडरी मिल्ड्यू इन पी, ये एक फंगस डिजीज है और फंगस क्या बनाती है, एप्रिसोरियम, तो यहाँ पर एप्रिसोरियम बनना हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लीफ कर्ल डिसीज इन टोबैको, ये कौन करता है, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, लेकिन फंगस तो नहीं करती है। अब आप इसको एक बार चेक कर सकते हैं कि लीफ कर्ल डिसीज टोबैको के अंदर कौन कोज करता है, बैक्टीरिया या फिर कोई और पैथोजन, लेकिन फंगस तो नहीं करता है। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा सही आंसर हो जाएगा द थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन्वेजिव स्पीसीज इन जनरल ग्रो वेरी वेल इन द न्यू एरिया दैट दे इन्वेड एंड ऑफन आउट compete native species. An explanation for the better growth and propagation of invasive species in comparison to their native counterparts is provided by which one of the following hypothesis. मतलब इन चारों हाइपोथेसिस में से कौन सा ये एक्सप्लेन करता है कि जब भी कोई स्पीसीज अपने एरिया को छोड़कर किसी दूसरे एरिया में आती है तो वो बहुत सारा ग्रोथ करती है, मतलब वो इतना ग्रोथ करती है कि जो उस एरिया में रह रहा है उसको भी आउट कम्पीट कर देती है, मतलब उसको भी हरा करके खुद जीत जाती है। तो क्या कारण है कि वो जो स्पीसीज है जब वो अपने एरिया में रह रही थी तो वो ठीक ठाक थी, मतलब उसका नंबर मेंटेन था, लेकिन जैसे वो दूसरे एरिया में आ गई है तो वो उतना फास्ट ग्रोथ कैसे कर रही है, ये आपसे पूछा है। तो देखो यहाँ पर क्या होता है, मानो ये उस फंगस या फिर कोई भी ऑर्गेनिज्म लगा लीजिए, प्लांट ले लेते हैं एक, तो ये है उस प्लांट का नेटिव, मतलब जहां पर वो हमेशा रहती थी,
और ये है उसके लिए कोई न्यू हैबिटेट। तो ये जो प्लांट है ये यहाँ पर था, तो यहाँ हमें पता है कि प्रीडेशन होता है, मतलब हर कोई हर किसी को खाता है। तो ये प्लांट यहाँ हमेशा से रह रहा था, तो इसके जो प्रीडेटर हैं वो भी यहाँ प्रेजेंट हैं, और ये क्या करते हैं, ये प्रीडेटर्स जो हैं इसको लगातार खाते हैं और इसके नंबर को मेंटेन रखते हैं, क्योंकि यहाँ इसके क्या है, प्रीडेटर्स प्रेजेंट हैं, या फिर इस जो पैथोजन इस पर अटैक करता है वो भी यहाँ प्रेजेंट है। मतलब कोई भी तरीका हो, कोई पैथोजन हो या कोई पेस्ट हो या कोई भी प्रीडेटर हो, ये सब मिल करके इसके नंबर को यहाँ मेंटेन रखते हैं, जिस वजह से ये अपने नेटिव एरिया होता है उसमें अपने नंबर को बढ़ा नहीं पाती है, क्योंकि उसको रोकने वाले यहाँ बहुत है। लेकिन जैसे ये प्लांट यहाँ जाता है, इस नए एरिया में जाता है, तो क्योंकि ये अभी यहाँ नहीं आई है तो उसको कोई रोकने वाला नहीं है, ना ही कोई टोकने वाला है, ना ही कोई रोकने वाला है, तो उसका जो मन करता है वो करती है। ठीक है, तो अपना नंबर जो है धीरे धीरे ये बढ़ा लेती है, क्योंकि यहाँ पर ना ही प्रीडेटर्स हैं, ना ही पैथोजन है, ना ही पेस्ट है, कोई भी नहीं है। तो जिस वजह से ये अपना नंबर इतना बढ़ाती है कि यहाँ आसपास जो स्पीसीज थी उनका फूड भी ये खुद खा लेती है, और धीरे धीरे जो यहाँ पर रह रहे थे उनके नंबर को ये डिक्रीज कर देती है। जैसे जो वाटर हाइसेंथ हम पढ़ते हैं, आइसोनिया जो होता है वो इसी का एग्जाम्पल है। आइसोनिया को क्या किया था, नए एरिया में इंट्रोड्यूस किया था, तो जहाँ वो पहले रहती थी उसका नंबर मेंटेन रहता था, लेकिन जैसे ही वो नए एरिया में गई है तो वहाँ कोई उसका प्रीडेटर पैथोजन नहीं है, तो वो इतना हाईली ग्रो करती है कि बाकी जो चीज़ें हैं वो गायब ही हो जाती हैं। ठीक है, तो उसको बोलते हैं, इस हाइपोथेसिस को हम बोलते हैं एनर्जी रिलीज एनीमी, यहाँ ये गलत हुआ है, एनीमी है ये, एनीमी रिलीज हाइपोथेसिस। इसका मतलब है कि यहाँ जब ये नए एरिया में आती है तो उसके जो एनिमी है, उसके जो दुश्मन है, जैसे पैथोजन है, पेस्ट है और प्रीडेटर है, वो सब रिलीज हो जाते हैं, वहाँ से हट जाते हैं, तो ये आउट कम्पीट दबा के ग्रो करती है। The enemy release hypothesis state that invasive species often do well in the new environment because they are released from the predation, parasitism or competition that they face in their native environment. In their new environment, they may have no natural enemies or competitors, which allow them to grow and reproduce rapidly. जब वो अपने इस एरिया में रहती है तो ये दिक्कतें हैं, लेकिन नए एरिया में कोई दिक्कत नहीं है, तो वो लगातार जो है ग्रो करती है। तो यहाँ पर ये एनिमी है, तो थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर, दैट इज एनिमी रिलीज हाइपोथेसिस। इस बात को एक्सप्लेन करता है कि क्यों एक प्लांट जब नए एरिया में आता है तो वो ग्रो फास्ट करता है। ठीक है, ओके, तो आज के लिए जो क्वेश्चन हमें करने थे वो हमने कर लिए हैं। अभी आज हुआ है 24, कल 25 और फिर 26 में जो है आपका पेपर है। तो देखो यहाँ पर 25 में कल मैं आपके लिए एक वीडियो अपलोड करूंगी जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि पेपर के अंदर आपको कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी है। ठीक है, और कुछ एडिशनल पॉइंट है, ऐसा नहीं कि आपको बिल्कुल चेंज कर देनी है चीज़ें, कुछ एडिशन पॉइंट हैं जो मैं आपको बताऊंगी, वो आपकी हेल्प कर सकते हैं एग्जाम हॉल के अंदर चीज़ों को सोल्व करने में, आपके टाइम को मैनेज करने में, क्वेश्चन को मैनेज करने में, इन सब में। ठीक है, तो वीडियो जो है मैं कल अपलोड कर दूंगी। आज के लिए केवल ये वीडियो रहेगी जो पार्ट बी का हमने मैराथन किया है। तो जितने भी मैराथन वीडियोज़ मैंने अपलोड की हैं, मैं चाहती हूँ कि आप उन सभी वीडियोज़ को एक बार अच्छे से देख लें, उनमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमने सीखी है, उससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा और क्वेश्चन भी प्रैक्टिस हो जाएंगे। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करना। मिलते हैं कल इस वीडियो के साथ में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। ठीक है, चलिए।